सो हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं ये जो टेक्स्ट बुक का भी लाइव मॉक हुआ था, अल्टीमेट लाइव मॉक मेंस वाला, उसके मैथमेटिक्स वाले सेक्शन का सॉल्यूशन। पहले नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मार्क प्राइस दे रखी है यहाँ पे एक आर्टिकल की 1500 रुपये, और बोला है कि इसको डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है और गेन भी हो रहा है। तो मतलब कॉस्ट प्राइस, देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, एक चीज़ समझाता हूँ इसमें कि मतलब मार्क प्राइस जो होती है, उस मार्क प्राइस पे अगर मैं डिस्काउंट देता हूँ कितने भी परसेंट का, तो फिर वो मेरी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाती है। ठीक है, और अब सेलिंग प्राइस से अपन इजीली फिर जैसे सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट या लॉस दे, उसको अपन 100 से गुणा करेंगे, जितना भी प्रॉफिट या लॉस है उसको नीचे लिखेंगे, तो इजीली अपनी सीपी निकल के आ जाएगी। मतलब अपन यहां से यहां पे बहुत आराम से आ सकते हैं। आगे क्या बोल रहे हैं कि व्हाट परसेंट अबव द कॉस्ट प्राइस वाज द आर्टिकल मार्क्ड, सीपी मिल जाएगी तो पता चल ही जाएगा कितना अबव मार्क किया है, इजीली निकाल देंगे। तो देखो क्या करेंगे, और एक ही स्टेप में करना है, अलग अलग नहीं करना है। 1500 रुपए की चीज थी, 19% का डिस्काउंट दिया, मतलब चीज 81/100 में बेची जा रही है। सही बोल रहा हूं? ठीक है, ये अब एसपी आ गई। अब एसपी में मैंने क्या बोला, ऊपर 100 आएगा और नीचे लाभ या हानि आएगी। भाई गेन हो रहा है 8% का, मतलब चीज जो है वो 108 में बेची जा रही है। सही है, ये अब सीपी निकल जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। और अब इसको काट लो, 9 से काटेंगे 9 बार, 9 से काटेंगे 1 और 2 12 बार। सही है, 12 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 12 कम 12 30 बचेगा, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 125 को 9 से गुणा करेंगे। तो अब ये है ना, देखो 9 से गुणा करने से ज्यादा बेटर है कि इसको 10 गुणा यानी 1250 मान के उसमें से 125 घटा दो, वो थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। तो कितना आ जाएगा, 1125 आ जाएगा। यानी ये इस आइटम की क्या आ गई, सीपी आ गई। अब इसने मेरे से क्या पूछा था, कितने परसेंटेज सीपी के ऊपर मार्क प्राइस करी गई है। भाई बहुत इजी है ये तो, 1125 था, 1500 था, मतलब आइटम जो है वो 375 रुपए ऊपर मार्क करा गया है। किस पे, 1125 पे। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा काट लेंगे भाई। और अब देखो, अब ये ऑप्शन इस तरीके के हैं, तो भाई ये इससे कटेगा पक्का, 375 से 3 बार कट रहा है। ठीक है, अब 100/3 की फ्रैक्शन कितनी होती है, मतलब 33 से 1/3 परसेंटेज होता है 1/3 वाली फ्रैक्शन, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। एकदम इजी था, मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। ध्यान क्या रखना है बस कि भाई जब भी मेरे को सीपी से प्रॉफिट या लॉस करवाना है तो 100 नीचे आएगा और ऊपर जो भी मेरा प्रॉफिट है लॉस है वो आ जाएगा, और यहां से एसपी निकल जाएगी। लेकिन जब भी एसपी पे करवाना है तो 100 ऊपर आएगा और प्रॉफिट या लॉस मेरा नीचे आएगा और यहां से सीपी निकल जाएगी। और मार्क प्राइस पे मैं जब भी डिस्काउंट दूंगा तो हमेशा मेरी क्या निकल के आएगी, सीपी। बस 3 चीजें ध्यान रखनी है। आगे आ जाओ। एक क्लास 12 है, उसमें आर के पास में तो 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट है और 3 साइंस सब्जेक्ट है। ठीक है भाई, एवरेज मार्क्स उसके लैंग्वेज सब्जेक्ट में 65 है, लैंग्वेज सब्जेक्ट 2 थे, एवरेज मार्क्स 65 है, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 65 × 2। ठीक है, अब वो बोल रहे ओवरऑल एवरेज मार्क्स उसके 72 है, यानी कि टोटल देखो 2 ये रहे 3 ये रहे, यानी टोटल 5 के मिला के एवरेज 72 थे, मैंने टोटल निकाल लिया। अब यहां से क्या होगा कि भाई 3 जो साइंस वाले सब्जेक्ट थे उनका मैं एवरेज को x मान लूंगा, ये इनका टोटल हो गया, इक्वेट करके सोल्व कर दो, बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। 3x तो ये एज इट इज रह जाएगा, 72 × 5 करेंगे, 5 से गुणा करना बहुत इजी होता है, इसका आधा करके एक 0 लगा देंगे, 360। मेंस में वैसे भी ऑब्वियसली कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अपन को मतलब मायने रखेगी, तो हर एक जगह पे अपन को ऐसे कोशिश करनी है कि टाइम सेव कर लें अपन। ठीक है, 65 दूनी 130 होता है, 130 इधर आके घट जाएगा। तो अब देखो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी, ये इसमें से माइनस करेंगे 230 और अपॉन में 3। अब पूरा करने की भी नीड नहीं है, पक्का 7 बार भाग जाएगा। 7 वाले 2 ऑप्शन है तो एक स्टेप और कर लो, 7 21 के बाद में 20 बचेगा, तो 3 6 18 76 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, ये सही हो जाएगा। एकदम इजी है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। आ जाओ 3 नंबर पे। फोर्थ वर्टेक्स डी पूछा है पैरेललोग्राम एबीसीडी का, जिसके 3 वर्टेसेस दे रखे हैं। बहुत इजी है, मैं बताता हूँ क्या करना है। हर चीज पे इजी बोल देता हूँ, सब बोलते हैं कि भाई आपको लग रहा है इजी, लेकिन है देखो चीज है इजी। अब इसमें करना क्या है कि एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ए बी सी और डी। अब करना क्या है, इसके कोऑर्डिनेट देखे हैं -2,3, ये है 6,7, ये लगातार लिखना भाई, फिर ये 8,3 दे रखा है, और इसके कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। क्या होता है, जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि आधे आधे भाग में एक दूसरे को ये बराबर बांटते हैं, मतलब ये बोल सकता हूं मैं। तो पहले इसका और इसका यूज करके मैं क्या करूंगा, ये मिड पॉइंट निकाल लूंगा। अब ये मिड पॉइंट आ गया तो इस वाली लाइन पे फिर ये पॉइंट अपन इजीली निकाल पाएंगे। कैसे, देखो 8 में से 2 गया 6, 6 का मैंने आधा कर दिया तो ये 3 आ गया,
और 3 + 3 6/2 करूंगा तो फिर से 3 आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट 3,3 आ गया। अब देखना, मतलब कि मैं यहाँ पे x और y मान लेता हूँ। अब ये उनके लिए है जो नहीं कर पाते हैं या जो समझ नहीं पाएंगे। बाकी डायरेक्टली मेरे को पता है क्या करना होता है कि मतलब मैं करता क्या हूँ एक्चुअली में कि 6 और x को जोड़ता हूँ बटे 2 करता हूँ बराबर 3 रखता हूँ, तो वो 2 डायरेक्टली आप इस 3 से गुणा कर दो तो 6 आएगा, उस 6 में से ये घटा दो तो यहाँ 0 आ जाएगा। जो नहीं समझे वो ऐसे करना कि x + 6 करना बटे 2 करना और बराबर ये 3 लिखना। अब देखो ये 6 - 6 0 आ जाएगा, पर डायरेक्ट करना सीखो। फिर इसका डबल कर दो, 6 में से 7 जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पे करके देख लेना -1 आएगा। ये करेक्ट आंसर है। एकदम इजी चीज थी। अब इजी मैंने क्यों बोला भाई, जिसको ये पता है कि ये बाइसेक्ट करते हैं वो तो इजीली कर लेगा, जिसको नहीं पता है फिर उसके लिए तो हार्ड यार लगेगा, वो बोलेगा अरे सर ऐसे हार्ड है ये वो। तो देख लेना इन सारी चीजों को, ठीक है भाई। 4th नंबर पे आओ। एक 25 फीट लॉन्ग लैडर है, वो प्लेस करी गई है एक वॉल पे जो बेस 7 फीट है। मतलब कि ये एक दीवार है, इस दीवार पे एक लैडर रख रखी है। लैडर हमेशा ऐसे टेढ़ी होती है। ये बेस से 7 मीटर दूर है, 7 फीट दूर है और 25 फीट लंबी है जो सीढ़ी है वो। अब ऑब्वियसली ये मेरे को निकालने की अब नीड नहीं होनी चाहिए, फिर पाइथागोरस मेरे दिमाग में आनी नहीं चाहिए। मेरे को पता है ट्रिपलेट होता है 25 का, 7 का और 24 का। मैं आंख बंद करके 24 लिख दूंगा। आगे चलते हैं। बेस ऑफ द लैडर है उसको ड्रॉ किया जाता है, मतलब खींचा जाता है कि जो टॉप है वो नीचे आ जाता है। और कितना? हाफ द डिस्टेंस दैट द बेस इज ड्रॉन। यानी कि अगर सीढ़ी यहां से यहां x आई है तो ऊपर से नीचे x/2 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन मैं और इजी बनाने के लिए मैं इसको 2x खींच दूंगा और ये x खींच जाएगा, कैलकुलेशन इजी बन गई। यही चीजें करनी है। यानी कि अब मेरा लेडर का जो सर है वो यहां आ गया है और पैर लेडर के यहां बन गए हैं। मतलब नई लेडर इस तरीके से कुछ हो गई है। मैंने ऊपर से मतलब नीचे से खींची तो ऊपर से वो नीचे आ गई, ठीक है। अब क्या होगा भाई, लेडर की लंबाई तो कम ज्यादा नहीं होगी, यानी कि लेडर जो 25 सेंटीमीटर या 25 फीट या 25 जो भी थी वो 25 ही रहेगा। बदलाव किस में आएगा? ये दीवार से कितनी ऊंचाई पे रहेगी और जमीन पे कितनी दूर चली गई, इनमें बदलाव आएगा। अब करनी नहीं है वो पूरी कैलकुलेशन भी, देखो मैं बताता हूं, बहुत इजी मेथड लगेगा कि भाई ये जो है 24 की ऊंचाई पे थी, x नीचे आ गई यानी 24 - x हो गई अभी, यानी ये वाली दूरी लिख रहा हूं मैं, इसको अलग कलर से कर देते हैं। 24 - x हो गई और यहां पे पहले 7 थी, अब 2x बढ़ गई यानी 7 + 2x हो गई। कॉमन सेंस लग रहा है ये तो। अब मैं क्या करूंगा, इस येलो वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा दूंगा। लेकिन पाइथागोरस सोल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक बिल्कुल नहीं बनाना है, नीड ही नहीं पड़ेगी। देखो मैं बताता हूँ, 24 - x का होल स्क्वायर प्लस में 7 + 2x का होल स्क्वायर और बराबर में 25 का स्क्वायर। अब देखो एक चीज बताता हूँ, ये लिखने के बाद में एक दिमाग तो ऑब्वियसली सबका यही चलेगा कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, क्वाड्रेटिक बनेगी, इजीली मेरा आंसर आ जाएगा, मैं टिक कर दूंगा। पर एक दिमाग मैं ये भी तो लगा सकता हूं ना कि मैं ऑप्शन रख लूं, लेकिन मैं ये वाले ऑप्शन रखूंगा तो आंसर नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसने ये पूछा है कि वो डिस्टेंस कितनी है। मैं यहां से जो भी निकालूंगा x आंसर नहीं आएगा, 2x मेरा आंसर आएगा। तो एक बात तो ये क्लियर होगी कि जो भी आंसर होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, तो ये आंसर और ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होंगे, आंसर इन दोनों में से पक्का होगा। अब इन दोनों का भी मैं आधा रखूंगा ऑप्शन के अंदर, क्योंकि मेरे को x रखना है, 2x नहीं रखना है। तो आधे की मतलब या तो यहां से मैं 4 रखूंगा या फिर यहां से मैं 5 रखूंगा, ये समझना पड़ेगा। नहीं समझ में आ रहा है वो क्वाड्रेटिक सोल्व करो। मैंने सबसे पहले 4 रखा, 24 में से 4 गया, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400। फिर मैंने 4 रखा, 4 दूनी 8, 8 और 7 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। आ रहा है 625, बराबर में भी 625 है, सेटिस्फाई कर गया, यानी यही मेरा आंसर है। यानी कि 8 मैंने दूरी उसकी खिसकाई होगी, 8 फीट। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 4 है। दोनों में से दोनों जो भी बात आपको बोलनी है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। आओ 5 नंबर के ऊपर। एक सम है 10,000 रुपए का, पार्टली उसको 12% पे दिया है, पार्टली उसको 18% पे, 2 हिस्से कर दिया है। मतलब मैंने क्या किया है, 10,000 रुपए हैं, एक हिस्से को तो 12% के ब्याज पे दे दिया, एक हिस्से को 18% के ब्याज पे दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट है मेरा। इंटरेस्ट रिसीव जो 1 साल बाद में हुआ है वो 1530 रुपए हुआ है। मैं इस क्वेश्चन को, एक तो है कि बेसिक से जा सकता हूं, पर एक है कि मैं क्रॉस मेथड लगा दूंगा एलिगेशन वाला, कि भाई मेरे को 1530 रुपए ब्याज के प्राप्त हुए हैं पूरे 10,000 के ऊपर मिला के। परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा, 3 0 से 3 0 कट गए, 10 इसको पॉइंट लगा देगा, यानी 15.3% मेरे को ओवरऑल ब्याज मिला है। और ये भी अपन को पता है क्रॉस मेथड में एक से बड़ी होती है, एक से छोटी होती है। इसको घटाएंगे यहां लिखेंगे, इसको घटाएंगे यहां लिखेंगे। क्या आ जाएगा भाई, यहां तो आ जाएगा 3.3 और यहां आ जाएगा 2.7। पॉइंट और पॉइंट दोनों के हट गए, 3 से काट लेते हैं 9 बार, 3 से काट लेते हैं 11 बार, मिल गया मेरा आंसर।
खत्म है क्वेश्चन में, अब कुछ बचा ही नहीं है। पूछ रहा है कितना सम इन्वेस्ट किया गया 18% वाला, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्या करना है भाई, 1530 रुपए जो मेरा, अच्छा 1530 तो काम ले चुके हैं ना, 10,000, जो 10,000 मेरी टोटल वैल्यू है वो 9 और 11 की है, कि मतलब मैंने 12% पे 9 रुपए लगाए, 18% पे 11 रुपए लगाए, 10,000 जो वैल्यू है वो 9 और 11 की मिला के यानी 20 की वैल्यू है। मेरे को 11 की वैल्यू चाहिए। अगर वो पूछता 12% पे तो 9 के निकाल देता, दोनों की पूछता तो वो तो 20 की है ही, वो तो निकालने की नीड ही नहीं थी। ये इसको काट देगा 500 बार, 500 इंटू 11 करेंगे 5500 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 18% पे अपन ने 5500 रुपए दिए हैं। इधर वाले पूछेगा 10,000 में से घटा दो 4500 आंसर आएगा बेसिकली। ठीक है भाई, आगे आओ। फ्रस्टम है एक राइट सर्कुलर कोन का, और बेस डायामीटर 10 है, मतलब कि रेडियस 10 है, और टॉप डायमीटर 6 है, मतलब रेडियस 3 है। तो ऐसा कर लो, इसको बड़ा आर कर लो, इसको छोटा आर कर लो। हाइट दे रखी है, वॉल्यूम पूछा है, फॉर्मूले का क्वेश्चन है, करवाने का हक तो नहीं है पर फिर भी फॉर्मूला लिख देता हूं, क्योंकि ये फ्रस्टम से बच्चे डरते हैं, डरने की बात नहीं है, मैं बताता हूं भाई। कोन का अपन को याद है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है, एच भी लिख दिया मैंने, बस आर स्क्वायर बदल जाता है, आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर प्लस आर आ जाता है। अब याद रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, वैल्यू रखो 1/3 पाई, इस क्वेश्चन में दे रखा था यूज करने के लिए 22/7, बाकी पता ही है अपन को, लिखे चाहे ना लिखे। 22/7, हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब यहां देखो 10 का स्क्वायर 100, 3 का स्क्वायर 9, अरे भाई 10 क्यों आएगा, 5 आएगा ना, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, कोई बात नहीं चेंज कर लेते हैं। ठीक है भाई, 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, इसका स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 5 दिया 15 आ जाएगा, 40 और 49 बन गया, 7 से 49 7 बार ही कट जाएगा, 22 पंजे 110 हो गया, 110 को 7 से करेंगे 770 आ जाएगा, और बटे करना है मेरे को 3 से, ये कितना आएगा। अब देखो करने की नीड नहीं है, यहां क्या दिमाग लगेगा कि सारे ऑप्शन सेम है, बस पॉइंटों का खेल है। भाई मेरे को नॉर्मल सी बात पता है कि मैं इसको काटूंगा तो 250 मतलब 200 300 ऐसी कोई वैल्यू आएगी पक्का, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा मेरा। करने की नीड नहीं पड़ी, कॉमन सेंस लगा दिया, बाकी काट के देखेंगे ऑब्वियसली यही आएगा। ठीक है भाई, आ जाओ 7 नंबर पे। इसमें क्या बोल रहा है, ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, इसका कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो बस। a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कर देते हैं, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अब देखना क्या होगा, प्लस में 2ab तो एज इट इज आ जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन अब जब मैं b इंटू सी लिखूंगा तो वो उसको नेगेटिव बना देगा, तो -2bc हो जाएगा, और -2ca भी हो जाएगा क्योंकि ये भी नेगेटिव बन जाएगा। इसकी वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर 25 बन गया। इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की, यहां से मैं 2 कॉमन लूंगा तो जो भी बचेगा उसकी वैल्यू 10 दे रखी है, ये 20 बनेगा, उधर जाके घटेगा तो जो वैल्यू अपन से पूछी है वो 25 - 20 यानी 5 आ जाएगी। 5 का मतलब ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो एकदम फालतू क्वेश्चन था। 8 नंबर पे आओ, कैलकुलेशन करनी है भाई। देखो क्या होता है, ये सेक स्क्वायर थीटा है, अब ये पक्का स्क्वायर वाले टर्म के साथ में सोल्व होगा, तो इन दोनों को करना पड़ेगा, इन दोनों को करना पड़ेगा सोल्व। यहां तो ये पूरा एज इट इज हो जाएगा, ये एज इट इज हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा आसान है। देखना भाई, सेक स्क्वायर इसको वैसे यहीं कर लेते हैं, मतलब अलग लिखने की क्या नीड है अपन को, क्यों मतलब अपन टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, जितना बचाना है उतना बचाने की कोशिश करेंगे। देखो इसको एज इट इज रहने दो। ये देखो, ये कोट स्क्वायर 68 प्लस थीटा है, इसको 68 प्लस थीटा को मैं 90 माइनस करके लिखूंगा तो ये 10 स्क्वायर 22 माइनस थीटा बन जाएगा, कायदे की बात है। और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया। अब ये और ये सॉल्व होंगे। ठीक है, मैं एक बार यहां लिख देता जाता हूं, जो आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब देखना भाई, ये माइनस का कोस थीटा प्लस 68 है, मैं इसको जब बदलूंगा तो मतलब इसको मैं 90 माइनस वैसे करके लिखूंगा तो साइन 90 माइनस थीटा लगेगा, यानी ये कोस थीटा बन जाएगा, मतलब ये कोस थीटा प्लस 68 ही बन जाएगा। ये प्लस का बनेगा, यहां माइनस का बनेगा, ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, यानी 1 + 0 आ चुका है अभी तक। अब नीचे आते हैं, ये 3 आएगा एज इट इज। अब देखो कोट स्क्वायर थीटा, मैंने इसको वैसे ही 90 करके बदला तो ये कोसेक स्क्वायर 42 बन जाएगा। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होता है, प्लस में 2 इंटू ये सेक स्क्वायर 28 है और माइनस में कोट स्क्वायर, फिर से ये आइडेंटिटी लगेगी, ये 10 स्क्वायर 28 बन जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये आ गया, यानी आंसर क्या आएगा 1/-3 + 2 कितना हो जाएगा -1, यानी आंसर क्या आ गया -1 आ गया। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आइडेंटिटीज का खेल था, क्वेश्चन में कोई दम वाली बात नहीं थी। रवि ने 1800 रुपए तो 6% पर एनम
ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ में, पढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे, कि 6% पर एनम और 2800 रुपये 7% पर एनम पे, और सिंपल इंटरेस्ट ही है, बटे 100 लिख दिया। सेम ड्यूरेशन के लिए लिए हैं, मतलब टाइम यहां भी टी है और यहां भी टी है, और ये बोल रहा है कि पे किया उसने 2736 रुपये पूरा इंटरेस्ट का। भाई दोनों इंटरेस्ट को मिला के उसने 2736 रुपये दिए हैं। एक इक्वेशन बन गई, इजीली टी सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। उसके फ्रेंड शिव ने बोरो किए 2500 रुपये 8% के रेट के ऊपर उसी सेम ड्यूरेशन के लिए, मतलब टी निकालना पड़ेगा, फिर अपन इसमें टी रखेंगे तो हाउ मच शिव जो पे करेगा वो इजीली निकल जाएगा। देखो दोनों जीरो से दोनों जीरो कटे, ये दोनों कट गए, 28 इंटू 6 करेंगे 108 टी आ जाएगा, और 28 इंटू 7 करेंगे तो 14 और 5 19, 196 आ जाएगा टी के साथ में, बराबर आएगा 2736। इतना एग्जैक्ट आंसर है, मतलब ये दोनों जुड़ के पक्का इसको काटेंगे। देखो कैसे काटेंगे, 8 6 14, 9 1 10, 304 टी बराबर 2736। अब मेरे को कैसे पता लगेगा ये इसको कितनी बार काटेगा? कुछ नहीं करना, आप एक ऐसी वैल्यू ढूंढो। देखो इसको मैं 10 गुणा कर दूंगा तो 3040 बड़ा जा रहा है, पर मैं इसको 9 गुणा करता हूं तो 9 चौके 36 और 9 तिया 27, पक्का इसको ये 9 बार काटेगा, मतलब टाइम जो है मेरा वो 9 साल आ गया। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि 2500 रुपए हैं, 8% के ब्याज के ऊपर 9 साल के लिए देने हैं बटे 100, 25 8 200, 200 इंटू 9 करेंगे 1800 रुपए वो ब्याज के देगा। आंसर नहीं आया है, उसने पूछा है कि पूरा पेमेंट कितना करेगा, तो 2500 प्लस 1800 जुड़ेंगे दोनों तो कितना आ जाएगा, 4300 रुपए देगा। 4300 का मतलब सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एकदम इजी। ठीक है, 10 नंबर पे आओ। राजू, रवि और अशोक ने इलेक्शन कंटेस्ट किया, 5% वोट इनवैलिड हो गए। ठीक है, 5% जो वोट हैं वो इनवैलिड हैं। आगे चलते हैं। राजू को 30% वोट मिले टोटल के, लिख देते हैं भाई जो जो मिले हैं वो। राजू को मिला है 30%, रवि को मिले हैं 32%। ये टोटल वोट्स के हैं तो बहुत फायदा हो गया, डायरेक्टली लिख पा रहे हैं, वरना तो अपन को पहले 95 करना पड़ता है, फिर उसके 30 और 32 निकालते हैं अपन। विनर को 5136 वोट ज्यादा मिले हैं उस पर्सन से जिसने लीस्ट नंबर ऑफ वोट, कि मतलब एक बंदा ऐसा होगा जिसने हाईएस्ट लिए होंगे, एक बीच में रहा होगा, एक जिसने लोवेस्ट लिए होंगे। इसने इन दोनों का अंतर दे दिया मेरे को 5136। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, वैल्यू बटा किसके गुणा चाहिए जिसके लगाऊंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ वोट्स पूछे हैं। अब देखो कितना इजी है क्वेश्चन भाई, 5% खराब हो गए वोट, 30 और 32 ये दोनों ले गए, तो तीसरा जो बंदा अशोक है उसको कितने वोट मिले होंगे? 100 में से 30 32 और 5 घटा दो, यानी 62 और 5 67 घटा देंगे अपन, तो अशोक को 33% वोट मिले। ये जीता है, ये हारा है। इन दोनों का अंतर इसने ये दे रखा है, मतलब वैल्यू बटा किसकी, इनके अंतर की, यानी 3 की। निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड। पोल्ड में इनवैलिड भी हमेशा काउंट होते हैं, क्योंकि पोल तो है ना, चाहे इनवैलिड हो चाहे वैलिड हो, तो मेरे को 100% की वैल्यू निकालनी है। ये कटेगा इससे, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, फिर 21 के लिए 7 आएगा, 17 के तो चलो कई ऑप्शन है, फिर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और फिर 3 से 12 आ जाएगा, 17 0 12 00। गलत कर दिया क्या मैंने कुछ? अच्छा 3 से 36 तो फिर डायरेक्टली कर देगा ना, 0 क्यों आएगा, 17 12 00 आ जाएगा, 17 12 00, ये सही हो जाएगा। सॉरी, ठीक है भाई। अब आओ 11 नंबर पे। इसमें क्या बोल रहा है, ए ने एक वेंचर स्टार्ट किया है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसका 10,000 रुपये है। कैलकुलेशन है प्योरली इस क्वेश्चन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ पूरा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से चीजें लिखनी पड़ेंगी, इजीली हो जाएगा। देखो ए ने क्या किया है, 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, इसके 3 महीने बाद में बी एंटर हुआ है 8,000 रुपये लेके, और उसके भी 3 महीने बाद में एंटर हुआ है सी, और वो 20,000 रुपये लेके एंटर हुआ है। ठीक है, अब देखो बस मैं ये पता लगा लेता हूं कि ये 1 साल की बातें कर रहा है या 2 साल की। एनुअल प्रॉफिट है, मतलब 1 साल की बात है, तो इसके 3 महीने बाद में ये आया है और इसके 3 महीने बाद में ये आया है, ये 2 बातें ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं। देखो इसने क्या बोला है कि 6 महीने बी की एंट्री के बाद में ए ने अपना कैपिटल डिक्रीज कर दिया। भाई पहली बात तो इसके 3 महीने बाद में एंटर हुआ था ये, यानी 3 महीने कट चुके हैं, और 6 महीने बाद में, यानी कि अभी तक टोटल 9 महीने कट गए, यानी कि इसने 9 महीने तक अपने यही पैसे रखे। फिर इसने क्या किया, 2,000 रुपये अपने डिक्रीज कर दिए, यानी कि अब 8,000 रुपये बचे हैं इसके, और वो ये 3 महीने तक रखेगा, क्योंकि 9 और 3 12 महीने करने हैं मेरे को, कैसे भी करके 1 साल करनी है। आगे चलो, देखो व्हाइल बी इंक्रीज इट स्टेक बाय 4,000 रुपये, यानी कि बी ऑलरेडी 3 महीने बाद में एंटर हुआ था, तो वो तो बी के महीने काउंट ही नहीं होंगे। 6 महीने बाद में बी की एंट्री के इसने अपने 4,000 रुपये बढ़ाए, मतलब इसने 6 महीने तक अपने यही रुपए रखे, फिर 4,000 बढ़ा के 12,000 कर दिए, और अब देखो 3 महीने पहले निकल गए थे, 6 ये रहे, 9 महीने निकल चुके हैं पूरी साल के, तो सिर्फ 3 महीने तक ये वाले पैसे रखेगा। अब सी के बारे में कुछ दे नहीं रखा,
मतलब ये पूरी साल रहा है, लेकिन स्टार्टिंग वाले महीने में नहीं रहा। कौन कौन से? 3 महीने तो जो बी लेट एंटर हुआ, और जो सी उसके भी 3 महीने और, यानी कि 6 महीने पैसे रहे हैं, 6 महीने लेट एंटर हुआ था ये। सॉल्व करो भाई इसको, और कुछ नहीं करना। हर जगह से 3-3 जीरो में इजीली उड़ा सकता हूँ, क्योंकि कैलकुलेशन आसानी बना देगी। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो सब उड़ गए। 90 और 24 यानी 114 आ जाएगा। 48 और 36 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? 84 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 120। अब ये सब कट जाएंगे, ये 6 से कट रहे हैं। ये 6 से कटेगा 19 बार, ये 6 से कटेगा 14 बार, ये 6 से कटेगा 20 बार। क्वेश्चन में जो भी दे रखा है वो रखेंगे। वैल्यू बटा किसकी लगेगा? 40,000 वैल्यू किसकी है भाई? ये देख लो बस, ये है सी की वैल्यू, मतलब ये 20 की वैल्यू है। मेरे को क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए ए और बी का। ए और बी का डिफरेंस 5 है मेरे लिए, तो यानी 5 की वैल्यू चाहिए। ये इससे 4 बार कटेगा, ये इसको 10,000 बार काट देगा, मतलब इनका जो भी पूछा था वो 10,000 आंसर है, ये सही हो जाएगा। बेस्ट है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आई। 12 नंबर पे आओ। एक टिन है पेट्रोल का, वो 3/4 फुल है। यानी कि अगर मैं ये मान लूं कि टोटल जो टिन है वो 4x है, तो उसका 3x पार्ट अभी तक भरा हुआ है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, शानदार क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लो भाई, ठीक है। 5 बोतल ऑफ पेट्रोल इसमें से निकाल ली जाती है, मतलब 3x ये भरा हुआ था, जितना भरा हुआ उसी में से तो आप कुछ निकालोगे। तो 3x मेरा टिन भरा हुआ था, उसमें से मैंने 5 बोतल्स निकाल ली, बी लिख देता हूं उनको, और 3 बोतल उसमें डाल दी मैंने, तो 3 बोतल भर दी। ऐसा करने से ये क्या बोल रहा है कि इट वॉज 1/4 फुल। अभी भी देखो टोटल 4x ही है, और ये बोल रहा है 1 ही फुल रहा है, मतलब 1x फुल रहा है। इसको सोल्व करो। 3x में से 1x जाएगा, 2x बचेगा, ये -2b उधर जाके प्लस का 2b बन गया, मतलब ये कट गया। यानी कि x की वैल्यू 1 बोतल के बराबर है, यानी कि इसमें 4 बोतल टोटल कैपेसिटी है, उसमें से 3 बोतल ये पहले भरा हुआ था, 1 बोतल अब बचा है। अब पढ़ो आगे, ये बोल रहा है हाउ मेनी बोटल्स ऑफ ऑयल के अंदर टिन कंटेन। ऑब्वियसली वो 4 बोतल ही कंटेन कर सकता है, 4 मेरा आंसर हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है सच में। चल लेते हैं 13 नंबर पे। एक पर्सन है ए, वो 30% ऑफ द टाइम्स ट्रूथ बोलता है, मतलब ट्रूथ ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूं मैं, 30% का मतलब 3/10 आ गया। या फिर फॉल्स ऑफ ए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 7/10 की इतनी बार वो झूठ बोलता है। लाइट फॉल्स अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेना। यहां बी का लिखते हैं। सेम का सेम क्वेश्चन जहां मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा था करवाया हुआ है, और ट्रूथ फॉल्स का ही करवाया हुआ है, जाके देख लेना। मतलब लाई और झूठ पता नहीं ऐसा था वो कुछ। बी ने 40% बार सच बोला, तो ट्रूथ ऑफ बी 40% मतलब 40/100 यानी कि 2/5। और फॉल्स ऑफ बी कितना आ जाएगा? और मैं इसको एक एक में से घटा रहा हूं, क्योंकि किसी चीज के करने की और ना करने की 1 के बराबर होती है प्रोबेबिलिटी। और तो इसको घटाएंगे 3/5 आ जाएगा। इंडिपेंडेंटली देखा है वो कर लिया अपन ने। मिनिमम प्रोबेबिलिटी बोल रहा है कि दे वुड कॉन्ट्राडिक्ट इच अदर। कॉन्ट्राडिक्ट कब करेंगे? कि जब यहां ए यहां बी लिखता हूं कि ये सच बोले ये झूठ बोले, या फिर ये झूठ बोले ये सच बोले। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या हो रहा है कि 2 आदमियों की विपरीत बातें, एक सच तो एक झूठ, एक झूठ तो एक सच, सेम नहीं कर सकते अपन, फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं रहेगा। तो बस इसका अपन को निकालना है। तो ए जब सच बोलता है वो 3/10 है, और बी जब झूठ बोलता है वो 3/5 है। ठीक है भाई, देखते जाना, बस कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ ना हुई हो, बाकी सब सही है। और अब देखो ये दोनों काम करने थे मेरे को, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। ये फर्स्ट क्लास का कंसेप्ट है, और मतलब मेरे को 2 केसेस लेने हैं, तो वो अगला इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब अगला क्या है? ए झूठ बोलता है यानी 7/10 आएगा, और बी सच बोलता है यानी 2/5 आएगा। अब देखो ये 9/50 बनेगा, ये 14/50 बनेगा, यानी कितना आ जाएगा? 23/50 फाइनल आंसर आ जाएगा। इसने यही पूछा है मेरे हिसाब से। अब इसने पॉइंटों में आंसर दे रखे हैं, तो घबराना नहीं है। देखो हमेशा जब भी पॉइंटों में आंसर देते हो नीचे 0 बनाने की कोशिश किया करो, इसका डबल कर दो, यानी 46/100 आ जाएगा। और ऐसा करने से आंसर मेरा 0.46 बन गया। ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है भाई, 23/50 भी मिल सकता था, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, आगे आ जाते हैं 14 नंबर पे। ये देखा है, ये देखा है, ये पूछा है, इजी है। इसको किसी भी एक वेरिएबल के बराबर मान लो। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z को मैं बराबर मान लेता हूं, मेरी मर्जी से m मान लेता हूं मैं। तो a की वैल्यू निकालूंगा तो देखो क्या आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी m की पावर 1/x। मतलब मेरे को यहां पे क्या करना पड़ेगा? पावर 1/x, और m में भी पावर 1/x, ये इसको काट देगा तो a की वैल्यू m की पावर 1/x आ जाएगी। ऐसे ही b की वैल्यू m की पावर 1/y, और c की वैल्यू m की पावर 1/z। सारी वैल्यूज इजीली निकल गई। इसने ये दे रखा है और ये पूछा है, कैसा कर सकते हैं कि इन तीनों को
गुणा कर दो, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 दे रखी है मेरे को, इन दोनों को गुणा कर दिया मैंने, तो ABC इज इक्वल टू आ गया m की पावर 1/x, m की पावर 1/y, m की पावर 1/z। ABC की वैल्यू 1 है, बेस जब सेम होता है, मतलब a की पावर b इंटू a की पावर c, बेस जब सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। पावर्स यहाँ क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1/x, 1/y और 1/z, यानी 1 बराबर m की पावर, एलसीएम लूंगा xyz आएगा, यहाँ आ जाएगा xy प्लस yz और प्लस में zx। ये उल्टा सुल्टा हो गया भाई, x लेंगे तो यहाँ yz आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसने इसकी वैल्यू पूछी है, कोई भी चीज 1 कब होती है, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं इस 1 को कि m की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 करते हैं वो 1 के बराबर होता है। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये बेस सेम बनाने थे ताकि मैं पावर्स को इक्वेट कर पाऊं। इसको इसके साथ में इक्वेट करूंगा तो xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू 0 के बराबर ही आ जाएगी, क्योंकि ये चीज भी उधर आके 0 बन जाएगी, यानी 0 आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे। 15 नंबर पे आओ। ये क्वेश्चन भाई जो अभी लेटेस्ट आपका एग्जाम हुआ था उसी में आया था, नाम नहीं लूंगा मैं आप जाके गूगल पे चेक कर लेना। तो इसमें क्या बोला है कि ये एक नई चीज है ये कि मीडियन ऑफ वाई, पर इसे घबराने की नीड नहीं है। ये मीडियन ऑफ वाई का मतलब एक्चुअली में यही है कि वाई की वैल्यू 40 है और मीडियन ऑफ एक्स पूछ रहा है, मतलब एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 40 इसमें बस रख देना है, एकदम मतलब ऐसे मान लो फालतू चीज है ये और कुछ नहीं है। प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 120 125, मतलब 125 उधर जाके माइनस का 125 और x निकालना है तो इसका आधा, यानी कि 65.5 आ जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, बस और कुछ नहीं है, दिक्कत वाली बात कहीं नहीं है इसमें। 16 नंबर पे आओ। ये भी फालतू क्वेश्चन है, देखो इसने क्या क्या दे रखा है वो मार्क कर लो इसमें कि AG ये रही, ये बराबर है GD के, बराबर है DH के, बराबर है HB के, और AB पैरेलल टू CE दे रखा है, ये इसके पैरेलल दे रखी है, मतलब पैरेलल के लिए ऐसे लगा लेते हैं, ये पैरेलल है इस वाली लाइन के। इनमें से क्या करेक्ट होगा, ये 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ACG ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है BEH के, ACG और BEH, हाँ ये कॉन्ग्रेंट होंगे, क्योंकि देखो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये जब दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी, यानी ये वाली साइड भी इस साइड के बराबर आ गई, साइड एंगल साइड, या फिर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड भी लगा देना, हर तरीके से ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, पहला सही है। अगला चलो CDE ये बड़े वाला ट्रायंगल DEB के ये भी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अब अभी अपन ने देखा वही कि मतलब ये साइड है, जैसे या तो कॉमन ले लो या फिर ये वाली इसके बराबर होगी, हाइट दोनों की बराबर हो जाएगी, कैसे भी करके ये भी हो जाएंगे। जहां पे ये एक बात बता देता हूं, ये जब भी बराबर पैरेलल साइडों के बीच में लाई करते हैं और इनमें इक्वी डिस्टेंस दे रखा होता है, कैसा भी ट्रायंगल बनाएगा हमेशा कॉन्ग्रेंट ही बनेगा। पर अब देखना HFB ये वाला ट्रायंगल और AFG इस ट्रायंगल के ये कॉन्ग्रेंट नहीं हो पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये साइड और ये साइड तो है, लेकिन ना तो उसने इस साइड के बारे में कुछ दिया है, ना उसने इस साइड के बारे में कुछ दिया है, ना इस एंगल के बारे में कुछ दिया है, तो मैं इनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं, यानी तीसरा गलत हो जाएगा। ओनली 1 एंड 2 का मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐसे करना है बस। ठीक है भाई, आओ 17 नंबर पे। हाइट ऑफ अ कोन 30 देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक स्मॉल कोने से कट किया गया है प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस, मतलब कि इस तरीके का कोन था, ठीक है भाई, और इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन है, मतलब ऐसे इसको कट कर दिया गया है। तो ये बोल रहा है कि इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, यानी इसकी 1/27 है गिवन कोन के। तो हाइट ऑफ द फ्रस्टम पूछा है, मतलब इस फ्रस्टम की हाइट पूछी है, कैलकुलेशन करा रहा है और कुछ भी नहीं है, प्योर कैलकुलेशन है। देखो पूरे क्वेश्चन के अंदर अगर मैं पूरा बड़ा कोन देखूं तो उसकी इसने हाइट मेरे को 30 दे रखी है, ठीक है, और ये बड़ी आर हो जाएगी। छोटा वाला कोन यहां बनेगा इस तरीके से, तो उसकी छोटी h हो जाएगी और छोटी r हो जाएगी। सिमिलरिटी से ट्रायंगल्स की मैं बड़े वाले ट्रायंगल में 30 हाइट अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल में h हाइट, बड़े वाले में बड़ा r छोटे वाले में छोटा r, ये लिख सकता हूं सिमिलरिटी से। ठीक है भाई, अब वॉल्यूम पे चल लेते हैं। इसने क्या बोला कि इफ इट्स वॉल्यूम इज 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, यानी कि 1/3 पाई आर का स्क्वायर और इंटू एच, छोटे वाले की जो वॉल्यूम है वो 1/27 टाइम है 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी थी 30, ये बड़े वाले के 1/27 टाइम्स बराबर है। इनको सोल्व कर लो भाई, 1/3 पाई कट जाएंगे, आर स्क्वायर के नीचे आर स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा लिख देते हैं आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एच यहीं रहने देते हैं,
और 30/27 को भी ऐसा ही रहने देते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो छोटा r अपॉन बड़ा r, उल्टा करके बोल रहा हूं मैं, तो h अपॉन 30 के बराबर है, यहां रख दो, मैं यहां रख रहा हूं वैल्यू और उसको यहां सॉल्व कर रहा हूं। h अपॉन 30 का होल स्क्वायर बन जाएगा एक तरीके से बेसिकली, क्योंकि इसका होल स्क्वायर है और इंटू h भी है, ठीक है, और बराबर में 30/27 आ गया। देखो ये h स्क्वायर इंटू h मतलब h का क्यूब बन गया, 30 का स्क्वायर और इंटू 30 मतलब 30 का भी क्यूब बन जाएगा, बराबर 1/27 आ गया। 30 का क्यूब कितना होता है भाई, मैं 30 के क्यूब को वहां भेज दे रहा हूं, तो यहां से हटा के मैं वहां लिख रहा हूं, 3 का क्यूब तो हो जाएगा 27 और 1 0 का क्यूब हो जाएंगे 3 0, 27 से 27 कट गया। h क्यूब बराबर 1000 मतलब h बराबर 10 आ गया, हाइट 10 आ गई। लेकिन ये आंसर नहीं करना है अपन को, हाइट 10 दे रखा है, वो बहुत बच्चे करके भी आएंगे। ये हाइट 10 इस कौन की आई है, उसने मेरे से फर्स्ट टर्म की पूछी थी, तो 30 में से 10 में घटा के 20 आंसर बताऊंगा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। मिस्टेक वाला पॉइंट एक यही था इसके अंदर, इसको अपनी कॉपी में लिख के मार्क कर लेना कि भैया मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। आ जाओ 18 नंबर पे, ये दे रखा है, इसकी वैल्यू पूछिए, ये माइनस कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, बचा ही नहीं यार इस क्वेश्चन में तो कुछ, ये क्यों दिया है मतलब समझ नहीं आया मेरे को। भाई एक बात बताओ, अपने जितने भी फॉर्मूले होते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वाले, उनमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाली टर्म तो आती है। और अब आगे मल्टीप्लाई में इसके साथ कुछ भी है भाई, अगर यही वैल्यू 0 हो जाएगी तो पूरा 0 ही आंसर आएगा ना, सोल्व करने की नीड ही नहीं है इसमें कुछ। 19 नंबर पे आ जाओ। एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक ट्राइंगल के अंदर ABC में, तो ये A है, ये B है, ये C है, इसमें एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है। आगे चलते हैं। AB की वैल्यू 8 है, पूरी 8 है, ABC की वैल्यू पूरी 4 है, CA की वैल्यू पूरी 6 है, और ये DEF पे टच कर रहा है, इसको DEF पे यहां ये टच करवा लेना। लेंथ पूछ रहा है DB का मतलब इसकी, CE मतलब इसकी, और AF मतलब इसकी। आसान है, पता है कैसे करना है। इस क्वेश्चन का एक ही तरीका होता है कि भाई किसी भी एक सर्कल पे एक पॉइंट से 2 टेंजेंट डालते हैं, वो हमेशा बराबर लेंथ की होती हैं, यही कंसेप्ट लगेगा। मैं रैंडमली किसी भी एक जगह पे साइड को कुछ मान लेता हूं, मतलब जैसे मैंने इस साइड को x मान लिया मेरी मर्जी से, अगर ये x है तो ये भी x होगा। अब देखो पूरी 6 थी, ये x निकल गई तो ये 6 - x बच गई, अब ये 6 - x तो ये भी 6 - x, और देखो पूरी 8 थी, ये x निकल गई तो ये 8 - x बच गई इतनी, तो ये भी 8 - x हो जाएगी। अब जहां पे भी आपको दोनों साइड ऐसे मिले, कहीं से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर देखो ये और ये अगर मैं इक्वेट करूंगा 4 के, मतलब ये और ये जुड़ेंगे 8 - x प्लस 6 - x, तो ये बराबर होगा 4 के। 8 और 6 14, 14 - 2x बराबर 4, यानी कि 2x बराबर 10, और मतलब x बराबर 5 आ गया। अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं इस क्वेश्चन में इजीली। भाई x 5 आ गया, इसने मेरे से पहले तो ये पूछी थी, DB था ना सबसे पहले, तो देखो 8 - 5 यानी 3 आएगा, 3 सबसे पहले इसी ऑप्शन में है तो इसको टिक कर देना, बाकी मैं बाकी के भी निकाल देता हूं। 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा, और ये डायरेक्टली 5 आ जाएगा, तो 3 1 और 5, ये टिक वाले आंसर है, ये सही है। ठीक है भाई, 20 नंबर पे आओ। इसमें मोड पूछा है, अच्छा मोड दे रखा है, x की वैल्यू पूछी है। आसान है, स्टैटिक्स जब पढ़ाया था, जब मोड और मीडियन दोनों निकालने बताए थे, बहुत इजी तरीके से समझा दिया था, फॉर्मूला भी याद करने की नीड नहीं थी। क्या बोला था मैंने, भाई मोड निकालना है तो मोड इसमें दे रखा है 165 इज इक्वल टू, भाई देखो 165 है मोड, तो अच्छा दो चीजें भाई, ये ठीक है स्टार मार्क करो भाई, क्यों, क्योंकि देखो 165 कई बच्चे यहां देखेंगे, कई बच्चे यहां देखेंगे, लेकिन ये यहां है ही नहीं 165, यहां पे खत्म हो जाता है वो, मतलब 165 तक, जो एक्चुअली में 165 है वो इस वाली क्लास में कंसिडर करा जाएगा, यानी मेरी जो मॉडल क्लास है वो ये मानी जाएगी। ठीक है भाई, अब अपन फॉर्मूले में क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिखने की नीड नहीं है, मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्टली समझो कि लोअर लिमिट आएगी सबसे पहले मॉडल क्लास की, तो 165 आ गई। अब प्लस में, अब यहां क्या आता है, यहां आता है मेरी क्लास की फ्रीक्वेंसी और माइनस प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, अपॉन में क्या आता है, ये माइनस ये x - 37 और x - 27, प्लस में x - 27। वैसे यहाँ पे 2x - f1 - f0, और वो बड़ा हार्ड सा फॉर्मूला है, पर मैंने पढ़ाते टाइम भी इतना ही आसान बताया था कि ऊपर ये करना और नीचे ये कर देना। इनटू में क्या आती है, हाइट ऑफ द क्लास या फिर हाइट ऑफ द जो भी है वो, तो हाइट 5 है, 5 आ जाएगा भाई, ये उधर जाके घट के 0 बन जाएगा। ठीक है, 0 बन गया तो फिर तो सोल्व खत्म हो गया, कुछ करने की नीड ही नहीं है, डायरेक्टली x, अरे भाई देखो ये इससे घट के यहाँ 0 बनेगा। अब x - 37 के नीचे कुछ भी हो,
पक्का उधर जाके 0 बन जाएगा, यानी डायरेक्टली मैं इसको सोल्व करूंगा x इज इक्वल टू 37 आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आ गया। बहुत ईजी था, मजा आया सोल्व करके। 21 नंबर पे आओ। ये क्वेश्चन, इस पे जितने स्टार लगाओगे उतने कम है। इस क्वेश्चन को हर एक भाई स्टूडेंट देखेगा, जरूर देखेगा, ठीक है। इसमें मैं 2 तरीके की बातें बताता हूं या फिर 2 तरीके के सॉल्यूशन बताता हूं। ये वाला आपको कभी नहीं करना है, जबकि सब यही करते हैं। और इससे आसान मैं यहां पे मेथड बताऊंगा, वही आपको हर बार करना है। कैलकुलेशन का खेल है, वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज देखिएगा। देखो तरीका क्या है कि इसने क्या बोला कि यहां x लिखा हुआ है, चलो एक ये मिटा देते हैं, ज्यादा फ्लो में बह गया मैं। x एक स्मॉलेस्ट नंबर है 6 डिजिट का। पहली बात तो ये बताओ 6 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट कौन सा होता है? 1 0 0 0 ये होता है, 3 और 3 6, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि उसको जब डिवाइड किया जाता है इनसे तो रिमाइंडर हर केस में 5 बचता है। मतलब ऑब्वियसली अपन जब भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इस तरीके से, तो अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं 20 का, 21 का, 22 का, 24 का और 28 का। करना पड़ेगा अपन को 100%। यहां से मान लो एक बार रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि मान लो मैंने एलसीएम सोल्व किया और एज्यूम कर लेते हैं कि वो x आ गया। एलसीएम लिखा है मैंने, ये है ना, एलसीएम लिखा है मैंने x। नहीं ऐसे तो आप समझ नहीं पाओगे। मैं कोई एक वैल्यू लिखता हूं सिर्फ समझाने के पर्पज से। अभी अपन निकालेंगे एलसीएम, फिर सॉल्व करेंगे, पर एक बार समझ लेना बस कि आपको एक ओवरव्यू मिल पाए चीज का, ठीक है। कि मैंने क्या किया, मैंने इनका एलसीएम निकाला, रेंडमली बता रहा हूं मैं, 9143 आ गया। अब वो जो भी इनका एलसीएम आया है उसको अपन पक्का x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरे को मैं 6 डिजिट पे पहुंच ही नहीं पाया हूं। 6 डिजिट पे पहुंचने के लिए इसको पक्का किसी चीज से गुणा करना पड़ेगा और फिर मेरे को उसमें 5 ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो हर बार इनसे डिवाइड करके 5 रिमाइंडर दे पाएगा। ये करेंगे अपन। तो इसमें एक टास्क तो मेरा ये बन गया कि मेरे को एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा इन सभी नंबर का। एक बड़ा टास्क बन गया, ये समझने की कोशिश करना। अब दूसरा टास्क क्या होगा, इसने क्या बोला कि व्हाट विल बी द कोशेंट व्हेन x इज डिवाइडेड। मान लो एक x नंबर आता है ऐसा कि 101432 ऐसा नंबर, तो ये क्या बोल रहा है कि कोशेंट क्या होगा जब x को 462 से डिवाइड किया जाता है, तो फिर 462 से डिवाइड भी करूंगा मैं इसको और फिर मैं कोशेंट बताऊंगा। आप समझो कि लेवल कहां जा रहा है कैलकुलेशन का। ये क्वेश्चन एनटीपीसी के सीबीटी 2 में आया हुआ क्वेश्चन है और सच में बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब इसका यहां तरीका समझना एक बार, ये कर लेना आप, है ना, दिक्कत कहीं नहीं है, ये आप इजीली कर पाओगे, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से। ह्यूमनली करना थोड़ा सा ऐसा है कि टाइम टेकिंग है, 3 से 4 मिनट खा जाएगा, सेंस नहीं है उतना। अब देखो ये तरीका समझना आप, मतलब पता है मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में x निकालूंगा ही नहीं, मैं डायरेक्टली 462 से डिवाइड करके क्वेश्चन निकालने की कोशिश करूंगा पहली ही लाइन से। देखो पहले इनका अपन एलसीएम तो देखो निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है वो, तो एलसीएम के बिना तो सोल्व कर ही नहीं पाएंगे। तो देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, अब वो आप पे है। अभी एलसीएम नहीं सिखा रहा हूं, ये क्वेश्चन सिखा रहा हूं, तो एलसीएम आप खुद निकालना, बाकी मैं बता देता हूं। 2-3 तरीके हैं। ये वाला तो बिल्कुल मत लगाना कि भाई मतलब आपने 20-21 को लिखा और फिर ये वाला मेथड बिल्कुल मत लगाना। तरीका ये अप्लाई करना कि जैसे देखो सबसे बड़ा नंबर उठाना 28 और फिर उस 28 में देखना कि भाई 24 के सारी चीजें आ रही हैं क्या, 22 की सारी चीजें आ रही हैं क्या, फिर उनको गुणा करते जाना। सबसे बेस्ट तरीका यही है। मैं बता देता हूं 9240 इनका एलसीएम आएगा, ठीक है। तो अब मेरा जो भी आंसर बनेगा वो 9240 इंटू x और प्लस में 5, ऐसा आंसर मेरा आना चाहिए। तो अब देखो, अच्छा यहाँ पे ये भी रहता मेरा टास्क कि मतलब मैं पता लगा पाऊं कि x की वैल्यू क्या आएगी। वो अपन कैसे लगाते कि भाई पहले इसको मैं जैसे 9 से 10 से 11 से ऐसे गुणा कर करके बार बार चेक करता और फिर मैं पता लगाता कि कहाँ पे ये सेटिस्फाई कर रहा है। वो भी नहीं करना पड़ेगा, हर चीज से बच जाएंगे अपन। तो देखो क्या होगा, मतलब ऐसा कर लेते हैं कि इसको k मान लेते हैं और इस नंबर को ही x मान लेते हैं अपन। तो मतलब x बराबर ये मेरा आंसर आएगा। मैं अब इसको डायरेक्टली 462 से डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि मेरा खेल ही खत्म हो जाएगा, ये लास्ट वाला, ठीक है। अब देखो क्या होगा, x अपॉन में 462 और बराबर में ये 462 से कटेगा। कितनी बार कटेगा, देखो ये इसका दुगना है यानी 20 बार कटेगा, तो 20k आ गया और प्लस में 5 और अपॉन में 462। अब देखो क्या होगा, मतलब अब अपना काम क्या बन गया कि अब अपन को डायरेक्टली ये 20 पूरा कट गया, मतलब ये k कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है अपन को। यहाँ पे x वाला अपन ने वो काम खत्म कर दिया, वो निकालना नहीं पड़ेगा जो यहाँ निकालना पड़ रहा था वो। तो देखो क्या था यहाँ पे भाई, x इज इक्वल टू था कितना 9240k और प्लस में 5। यहाँ पे मान लो मैं 10 रखता हूँ तो ये 92400 बनेगा और प्लस में 5 आएगा। तो प्लस 5 को इग्नोर कर दो, बहुत बड़ी वैल्यू है, वैसे भी 1 लाख के लगभग वैल्यू है, लेकिन ये 92400 ही बन पाएगा। यानी अपन को करना क्या है कि अपन को x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या निकालना है 100000।
तो भाई मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ 9240k और प्लस में 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 10000000। 5 उधर जाके घटेगा, कोई फालतू फर्क नहीं पड़ेगा, मैं भेज ही नहीं रहा उसको। 9240 को भी मैं क्या कर लेता हूँ 10,000 मान लेता हूँ, कंसिडर कर लिया मैंने मेरी मर्जी से, और यहाँ से k निकालेंगे अपन, ये इसको काट देगा, ये इसको काटेगा, ये इसको काटेगा, k इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 10 आ गया। मतलब 10 तो पक्का नहीं आएगा, 10 से बड़ी कोई एक वैल्यू आएगी, और 10 से जस्ट अगला इंटीजर में k को मान लूंगा कि 11 ही मेरा आंसर यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, तो मैं यहाँ पे 11 मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 11 आ गई, यानी 20 इंटू 11 करेंगे 220 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा। अब देखो समझे नहीं होंगे कई बच्चे की, मतलब यहाँ पे अपन को इतना फायदा किस चीज का मिला। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप आंसर एलसीएम निकालोगे, 9240 आएगा। फिर आप क्या करोगे, 9240 को आप मल्टीप्लाई करोगे, मान लो 10 से किया आपने, और फिर प्लस उसमें 5 किया, तो ये आ जाएगा 9240 और फिर 5, अभी तक बराबर नहीं पहुंच पाए, तो फिर आप 11 लोगे। फिर आप क्या करोगे, 9240 इंटू 11 करोगे और प्लस 5 करोगे। 11 से गुणा करना कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी तरीका सीख रखा है अपन ने कि अब देखो 4 और 2 6 आएगा, फिर 9 और 2 11 का 1 आएगा, फिर 1 कैरी लगेगी तो 9 और 1 10 आएगा, 10160 और फिर प्लस में 5 1016, अच्छा ये एक 4 है गया ना, 1016 और 0 इसमें ऐड करेंगे तो 101645 आ जाएगा। और फिर क्या होगा कि इसने पूछा है क्वोशिएंट क्या होगा जब x को 462 से डिवाइड किया जाता है, तो इस नंबर को फिर आप 462 से डिवाइड करते तो कितना मुश्किल होता है, ये वाले स्टेप की मैं बात कर रहा था। मुश्किल पड़ता, यहाँ पे मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली मैंने के इसमें रखा और 220 मेरा आंसर आ गया। बाकी ये भी करोगे तो 220 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें भी। और इसमें नहीं आएगा, ये नहीं था आंसर, ठीक है। आंसर क्या था 101645 और उसमें करना था 462 का डिवाइड, इसको काटोगे 222 ही आ जाएगा, चेक कर लेना है, ठीक है। बाकी समझ गए होगे, हर बार इसको अप्लाई करना, एक बार इसकी प्रैक्टिस करके देख लेना मैंने क्या समझाया, इजिली हो जाएगा। 22 नंबर पे आ जाओ, सम ऑफ एज ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन आया आज के पेपर में, सच में बताने लायक चीजें थी। अब देखो इसमें भी मैं एक चीज बताऊंगा, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी पूरी। फादर और सन की एज 75 दे रखी है, जोड़ उनका 75 दे रखा है, 5 साल पहले की इनकी एज का प्रोडक्ट जो है वो 750 है, तो फादर में से 5 घटाया मैंने और सन में से मैंने 5 घटाया और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, वो 750 दे रखा है। एक बार इसको गुणा कर लो, करना नहीं है आगे, फिर देखना, फादर इंटू सन आएगा, माइनस फादर इंटू 5 आएगा, माइनस सन इंटू 5 आएगा, और प्लस में 5 पंजे 25 आएगा, बराबर 750 आएगा। ये उधर जाके घटा देता हूं मैं, तो 725 आ जाएगा। 5 दोनों में से कॉमन ले लो, फादर प्लस सन की वैल्यू 75 है, ठीक है, ये बराबर आ जाएगा फादर इंटू सन के। अब ये गुणा करने पे कितना बनेगा, 375 बनेगा, उधर जाके जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 375 बनेगा ना, तो 1100 बन जाएगा ये जाके, यानी कि फादर और सन का मल्टीपल 1100 आना चाहिए। अब इसने क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर बताओ। भाई मैं जो भी ऐसा नंबर निकालूंगा वो पक्का, मतलब या तो फादर की एज में 11 होगा या सन की एज में 11 होगा, जब भी तो इनका मल्टीप्लाई 1100 बन पाएगा, ठीक है। मैं एक बार अज्यूम करके चलता हूं कि फादर की एज 60 है, तो भाई फादर की एज अगर मैं 60 लेऊंगा, 60 को इधर जाके डिवाइड करूंगा तो 110/6 आएगा। 110/6 में कटेगा नहीं, वो 55/3 आ जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देगा, सन की एज ऐसे नहीं हो सकती। फिर मैंने अगला ऑप्शन लिया 5, या फिर आप ऐसा देख लो कि इनमें से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें 11 है इसमें। लेकिन कई बच्चों का फिर ये डाउट आएगा कि क्या पता सन की एज में 11 का मल्टीपल हो। अरे तो सन की एज में 11 का मल्टीपल आप इनमें से कोई सा ऑप्शन तो रख के देखोगे ना, 52 आप फादर में रखोगे तो भी सन में 11 का मल्टीपल नहीं मिल पाएगा, 50 रखोगे तो भी नहीं मिल पाएगा, मिलेगा ही एक इसमें, इसलिए यही आंसर मैं डायरेक्टली टिक कर दूंगा। बाकी बेसिकली अगर कोई पूरा सोल्व करना चाहता है तो ये fs मिल गया है, इसका स्क्वायर करना, एफ स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2fs आएगा, वो वैल्यू रखना, स्क्वायर वाली टर्म्स मिलेंगी उनको इसमें पटकना, करते जाना बार बार, ऐसा करके एक स्टेप पे आंसर आ जाएगा। बाकी लाजमी नहीं है वो चीज, यही मेथड अपन को अप्लाई करना है। 23 नंबर पे आओ, 2 स्टेशन है एक्स और वाई, बेस्ट क्वेश्चन है ये, मेरे खुद के एग्जाम में आया हुआ है, और रियल में उस टाइम पे जब पहली बार, मतलब बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, जब मैंने भी छोड़ दिया था इस क्वेश्चन को, कि मतलब ऑब्वियसली उस एग्जाम में 48 नंबर थे, और सिर्फ किस चीज की वजह से, इस एक क्वेश्चन की वजह से। और मैंने इस क्वेश्चन को लिटरली बता रहा हूं 3 से 4 मिनट दिए, उसके बावजूद भी नहीं बन पाया था, क्योंकि मेरे समझ ही नहीं आया कि सिर्फ अपने टाइम से जो ये ट्रेन है ये मीट कब करेंगे, ये कैसे निकाल पाएंगे। और यहाँ तो अपन को स्पीड दे रखी है, वहां तो स्पीड भी नहीं गिवन थी। अब मैं समझाता हूँ, मैंने बहुत मेहनत करी थी इस चीज के ऊपर और फिर इजीली बन गया था ये, और अब बहुत ज्यादा रिपीट होने लग गया, पहले तो इतना आता भी नहीं था ये क्वेश्चन। देखो
दो स्टेशन एक्स और वाई 390 किलोमीटर अपार्ट है, ये दोनों 390 किलोमीटर अपार्ट है, ये एक्स है स्टेशन, ये वाई है। एक ट्रेन है वो एक्स से स्टार्ट हुई है 11 बजे, ठीक है, और 11 AM पे हुई है, ठीक है, और किस स्पीड से गई है, 65 की स्पीड से गई है। और एक अनदर ट्रेन है वो वाई से 12 बजे दोपहर में स्टार्ट हुई है और वो एक्स की तरफ 35 की स्पीड से गई है। ये बोल रहे कितनी बजे दोनों ट्रेन मीट करेंगे, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, बहुत ईजी है, दिमाग लगाना कि भाई ये ट्रेन 11 बजे चल चुकी है, ये ट्रेन 12 बजे चलेगी, मतलब 1 घंटे इस ट्रेन ने रेस्ट किया या फिर 1 घंटे ये ट्रेन चल के कुछ यहां तक आ चुकी होगी। अब फिर अपन ले लिए एक नया क्वेश्चन बन जाएगा कि यहां से और यहां से दो चीजें चल रही हैं, वो कहां पे मीट करेंगे, तो ऑब्वियसली वो कहीं बीच में यहां कहीं मीट करेंगे। इस दूरी पे मीट कभी नहीं कर सकती वो, क्योंकि ये इसने एक्स्ट्रा चला है, ऐसे मान सकते हैं अपन। तो मैंने क्या किया, 11 से 12 तक 1 घंटा होता है, 1 घंटे में ये ट्रेन 65 किलोमीटर चलती है, यानी ये दूरी 65 किलोमीटर कवर कर चुकी है। 390 में से 65 जाएगा तो ये दूरी कितनी बच जाएगी, ये दूरी बच जाएगी 325 किलोमीटर की। तो 325 किलोमीटर की दूरी मेरे को कवर करवानी है दो चीजों से जो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन में चीजें आती हैं तो स्पीड जुड़ती है, 65 और 35 को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 की स्पीड से आ रही है। और अब इसमें कुछ बदलने की भी जरूरी नहीं है, ये किलोमीटर में, ये किलोमीटर प्रति आवर में है, ये इसको बना देगा 3.25 आवर्स में ये ट्रेन मिल जाएंगी एक दूसरे से, चाहे कहीं भी मिले। अब यहां पे भी एक मिस्टेक पॉइंट करते हैं, 3.25 का मतलब लोग 3.25 को टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत है। ये 3.25 नहीं है, 3.25 आया एग्जैक्टली, इसका मतलब है 3/1/4। और 3/1/4 को जब मैं मिनटों में बदलूंगा, 60 से गुणा करूंगा तो ये 15 मिनट देगा, यानी 3:15 पे ये, या फिर 3 घंटे 15 मिनट बाद में मिल पाएंगे। ये भी बजे नहीं आया है, 3 घंटे 15 मिनट बाद मिल पाएंगे। किसके बाद, 12 बजे के बाद। तो ये तो कोइंसिडेंटली 12 बजे था, यहाँ पे 1-2 कुछ होता तो उसमें जोड़ना पड़ता, 12 से वैसे ये ऐड करेंगे तो आंसर 3:15 ही आ जाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं। चॉइस नंबर पे आ जाओ, ये भी ठीक है। ये IB के पेपर में इस बार क्वेश्चन आया था और उसमें 4 स्कीम दे रखी थी, इसमें 3 दे रखी है। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं, A+B वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 15 + 25 और माइनस में 15 × 25 और बटे 100, 25 × 5 = 75, 25 और 7 = 32, 15 और 25 40, 40 में से 3.25 जाएगा तो कितना बचेगा, 36.75 बचेगा। ये पहली स्कीम का डिस्काउंट आ गया। बाय 5 गेट 3 फ्री, यहां ध्यान से सुनना, इन दोनों पे बहुत फोकस करके सुनना। मैं क्या बोलता हूं कि 5 खरीदी और 3 फ्री मिली, तो मैं इसको यहां लिखता हूं कि 3 फ्री मिली। कितनी खरीदने पे, भाई मैंने 5 खरीदी और 3 फ्री मिली, यानी टोटल 8 चीजें जब मैं खरीदता हूं, जब मेरे को उनमें से 3 चीजें फ्री मिलती हैं, तो 3/8 × 100, 1/8 की फ्रैक्शन होती है 12.5, 3 से उसको गुणा करेंगे, 37 सही 1/2 आ जाएगा, ठीक है, या फिर 37.5 आ जाएगा, ऐसा भी बोल सकते हैं। बाय 4 गेट 6, अब ये अलग है, इन दोनों को सेम मत समझना। इसमें 3 फ्री दे रखी थी, इसमें 6 मिलेंगे ये दे रखा है, तो फ्री कितनी मिली, 2 फ्री मिली। 4 खरीदने पे 6 मिली, यानी 2 फ्री लेके आया हूं। कितने पे लेके आया हूं, 6 पे लेके आया हूं, तो 2/6 × 100, ये कटेगा 1/3, फ्रैक्शन होती है 33.33 होती है। इसने बोला है बेस्ट कौन सी है, मतलब बेस्ट कौन सी है, तो बेस्ट ये वाली है, यानी स्कीम 2, स्कीम 2 का मतलब ये ऑप्शन। सच में मस्त क्वेश्चन था। 25 नंबर पे आओ। पाइप A एक फिलिंग पाइप है जो 10 घंटे लेती है, और पाइप B जो है वो अकेली 2/3 पार्ट 20 घंटे में खाली कर सकती है। B और C दोनों खाली करने वाली हैं। देखो 2/3 पार्ट 20 घंटे में कर रही है, 2 से 20 कट गया 10 बार, मतलब 30 घंटे में पूरा खाली कर देगी। और जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो टैंक भर जाता है 40 घंटे में। ये ध्यान रखना कि फील्ड है, ये प्लस माइनस का बहुत फर्क पड़ता है। A यहां +B + C लिख दो, चाहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे माइनस माइनस आएंगे। और ये भर रहा है 40, एलसीएम लो, 120 आएगा, ये 12 आ गया, ये 4 आ गया, ये 3 आ गया। अब देखना क्या होगा, भाई A की वैल्यू 12 है, -B आएगा मतलब -4 आएगा, -C लिखा मैंने, और बराबर में प्लस का 3 आएगा, ये देख लेना बस, क्योंकि ये फिलिंग पाइप थी तो प्लस ही आएगा। अब देखो 12 - 4 8, 8 - 3 5, मतलब C की वैल्यू 5 आ गई, मतलब C की एफिशिएंसी 5 आ गई। अब कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में, एफिशिएंसी आने के बाद में 120 काम करवाना है नहीं। इसने क्या बोला, C कैन अलोन एम्प्टी 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक, मतलब 2/3 काम करवाना है 5 की एफिशिएंसी से। 15 से कटेगा 8 बार, 16 घंटे ले लेगा, 16 का मतलब यहां से आ जाएगा। 26 नंबर पे आओ। कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, वैल्यू रखनी है बस। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cot 60 की वैल्यू ये होती है 1/√3।
अब कोट 30 की वैल्यू √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 आ जाएगी। सेक 60 होता है 2 और tan 45 कितना होता है 1 होता है, और कोसेक 45 होता है √2 का स्क्वायर 2, और कोसेक 30 होता है 2। ये 2 कट गया, बाकी ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये 2 भी कट जाएगा। k = 3 आंसर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चल लेते हैं 27 नंबर पे। 3-4 क्वेश्चन बचे हैं। सी थर्ड प्रोपोर्शनल है 15 और b का। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? b का स्क्वायर अपॉन a, मतलब b का स्क्वायर अपॉन 15। इसने बोला है b जो है वो फर्स्ट 3 ओड नेचुरल नंबर का सम है, मतलब b जो है ओड होने चाहिए, ओड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ओड होंगे तो 1, 3 और 5 ले लेंगे, इनका जोड़ है, मतलब b की वैल्यू 9 के बराबर है। बस यही खेलता है इस क्वेश्चन में, बाकी तो फालतू क्वेश्चन है। सी की वैल्यू पूछ रहा है, b 9 रख दो, 9 का स्क्वायर 81 होता है अपॉन 15, 3 से काटेंगे 27/5 अपना आंसर आ जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 28 नंबर पे आओ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ अ बोट डाउनस्ट्रीम दे रखी है 2.5 टाइम्स है अपस्ट्रीम के, मतलब x + y बराबर है 2.5 टाइम्स x - y के, और ये बोला है टाइम टेकन बाय बोट फॉर गोइंग 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रही है, यानी 30/x + y, एंड सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम यानी 30/x - y, ये 7 के बराबर दे रखा है। स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम पूछ रहा है अपन से, ऑप्शन ही उठा लो, सबसे बेस्ट रहेगा। और ऑप्शन भी ऐसे उठाओ जिससे कट जाए पहली बार में। जैसे देखो 7.5 में काटना थोड़ा मुश्किल है, 15 से काटना बहुत ईजी है डाउनस्ट्रीम के लिए। 15 से 30 2 बार कट रहा है, मान लेते हैं कि क्या पता 15 ही आंसर हो, 2 उधर जाके कटेगा, 5 आएगा, 5 आएगा तो x - y की वैल्यू 6 आ गई, मतलब अपस्ट्रीम की स्पीड 6 आ गई। एक बार यहां रख के देख लो, सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब वही आंसर है। ये 6 × 2.5 करेंगे तो 15 आ रहा है, और मैंने भी 15 ही देखा था यहाँ पे आंसर, मतलब यही आंसर है, यानी x + y की वैल्यू 15 आ गई। बाकी आप चाहो तो इसको सोल्व करो, यहाँ पे वैल्यू रखो, कर लेना, 1.5 पेज भरेगा, 2-3 मिनट जाएंगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली सर्कल की प्रॉपर्टीज लगानी पड़ेंगी। ओ सेंटर है सर्कल का, ADC मतलब ये वाला एंगल, और COB ये वाला एंगल पूछा है। कुछ नहीं करना, देखो एक आर्क है या फिर एक कॉर्ड है, कैसे भी मान लो, उससे हमेशा सर्कमफ्रेंस पे एंगल बराबर होते हैं। अगर यहां एंगल अल्फा बन रहा है तो इधर भी एंगल अल्फा बनेगा, यानी ये एंगल अल्फा आ गया। और एक चीज मेरे को पता है कि भाई डायामीटर जो होता है उससे सर्कमफ्रेंस पे जितने भी एंगल बनते हैं वो 90 डिग्री के बनते हैं, तो ये पूरा 90 है, तो ये वाला एंगल 90 - x अल्फा बच जाएगा, मतलब एक तरीके से। और ऐसा कर लो कि हाँ ये देखो, ये पकड़ो या फिर ये ही पकड़ लो कि एक आर्क से सर्कमफ्रेंस पे अगर एंगल अल्फा है तो सेंटर पे वही आर्क हमेशा डबल एंगल बनाएगा, मतलब 2 अल्फा बनाएगा। इसने दोनों का जोड़ पूछा है, मतलब 2 अल्फा और प्लस में 90 - अल्फा, यानी क्या आ जाएगा 90 + अल्फा आंसर आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 और फाइनल क्वेश्चन पे आओ। एक म्युनिसिपल इलेक्शन है, ये तो मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई भी देख रहा होगा, सबने कर लिया होगा। 3 बंदे हैं, इलेक्शन कंटेस्ट किया है, 11, 4 और 9 के रेशियो में वोट्स मिले हैं। विनर ने नियरेस्ट राइवल को, मतलब विनर ने नियरेस्ट राइवल ये बंदा होगा, ये नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि नियरेस्ट ये लिखा है, नियरेस्ट का मतलब कि इसके आसपास वोट किसके हैं, उसको इतने वोटों से हराया है, मतलब 8350 जो वैल्यू है वो इन दोनों के अंतर की है, यानी 2 की वैल्यू है। मेरे को वोट्स पोल्ड निकालने हैं, 11 और 9 20 और 4 24 की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ये 12 बार कटेगा, ये 12 × 0 12 आ गया, 12 × 5 = 60, 6 कैरी लग गई, 12 × 3 = 36 और 6 = 42, और 12 × 8 = 96 और 4 = 100, 100 200। प्यारा आंसर आया है भाई लास्ट क्वेश्चन का, मजा आ गया देख के। इस तरीके से पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट होता है। मिलते हैं ऑब्वियसली अपन अगले वीडियो सोल्यूशन के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।